Hello students, welcome to business studies class. Students, in the last class we did dimensions of business environment. Okay, so dimensions were political, technological, economic and social environment हमने किया था. ठीक है. Then we were doing the LPG. LPG मैंने आपको बताया था लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, है ना. So these are the three components or three main strategies which were adopted by NEP. NEP is न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ रहे होगे या आपने क्लास 10th में भी आई थिंक पढ़ा होगा शायद. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आई अडॉप्ट की गई तब क्या क्या चेंजेस आए. तो व्हाट वर द चेंजेस सजेस्टेड इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़, क्या क्या उसके अंदर उसके कंपोनेंट्स थे. तो उसमें हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था दैट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर बहुत सारी जो पब्लिक सेक्टर था उसको हमने प्राइवेटाइज किया. ठीक है. ओनली 6 इंडस्ट्रीज वर केप्ट अंडर लाइसेंसिंग स्कीम. प्राइवेट सेक्टर का रोल लिमिटेड कर दिया टू ओनली 4 इंडस्ट्रीज. डिसइन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया गवर्नमेंट में इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, क्योंकि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज वर नॉट एबल टू फेच दैट मच ऑफ प्रॉफिट. तो वहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया. एंड देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को लिबरलाइज किया सो दैट डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप अट्रैक्ट कर सको कंट्री में. देन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स किए बाहर की कंपनी से. देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी सारा बेनिफिट्स प्रोवाइड किया. These were all the steps taken under न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. ठीक है. इसी पॉलिसी का मेन कुछ स्ट्रैटेजीज थे या कंपोनेंट्स थे जिसे हम LPG शॉर्ट में बोलते हैं. L stands for liberalization, P stands for privatization and G stands for globalization. ठीक है. So first is globalization. Globalization is integrating the economy of a country with the economies of other countries to facilitate. When we are liberating our economy, it refers to various economies of the world. टिल 1991 हम इंडियन गवर्नमेंट किस तरह की पॉलिसी फॉलो कर रही थी. देयर वाज वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स. फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हमारी बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी, स्ट्रिक्ट थी. सो इट वाज नॉट इजी टू इन्वेस्ट इन इंडिया फॉर द फॉरेन कंपनीज. बट धीरे धीरे इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन किया गवर्नमेंट ने सो दैट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को आप अट्रैक्ट कर पाए. ठीक है. सो गवर्नमेंट रिमूव मेनी restrictions फ्रॉम द इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स का इम्पोर्ट हम ईजी कर दिया. देन फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी फेरा was replaced by Foreign Exchange Management Act, FEMA. FERA was replaced by FEMA. Then rationalization of tariff structure, abolition of export duty, reduction in import duty. Export duty, import duties को कम किया गया. ठीक है. एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट जो ग्लोबलाइजेशन था was physical boundaries. As a result, globalization, physical boundaries and political boundaries remained no barriers for business enterprise. Whole world became a global village. Globalization involves greater interaction and interdependence among the various nations of global economy. You are no longer only confined in your country. Globalization, with globalization you are expecting the whole world to be your market, and the companies outside your country will be able to trade into your country also. So integrating the economy of a country with the economies of the other countries to facilitate then free flow of trade, capital, person and technology across borders.
कंट्री के बाहर से भी आप ट्रेड आसानी से कब कर पाओगे, जब आपके इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी में गवर्नमेंट लिबरलाइज होगी, है ना। सो इट लीड्स टू इमर्जेंस ऑफ अ कोहेसिव ग्लोबल इकोनॉमी। दैट मीन्स ग्लोबल इकोनॉमी को उसको हमने प्रमोट किया, ठीक है। वी कंसिडर्ड द होल वर्ल्ड बिकेम अ ग्लोबल village. So these regulations were with respect to reduction of import duty, rationalization of tariff structure. Tariff structure is means taxes को का rationalization किया, so that easy हो जाए for the businessmen, for the traders to do the trade within the country and outside the country. So abolition of export duty को खत्म किया गया. Government removed many restrictions from import of capital goods. Also capital goods का import भी easy कर दिया government ने. Encouraged foreign private participation in industrial development. Foreign private participation को भी industrial development में encouragement मिला, so that foreign companies also could invest in the industries of the country. Then comes your liberalization. Liberalization refers to the end of license quota and many more restrictions and controls which were put on industries before 1991. 1991 से पहले बिजनेस स्टार्ट करना was not so easy. बहुत सारे गवर्नमेंट ने unnecessary controls, restrictions रखे हुए थे कि आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है आपको बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते थे. यू हैव टू टेक लाइसेंसेस ऑफ फॉर ऑल दोज बिजनेसेस टू स्टार्ट ऑल दोज बिजनेसेस. सो लिबरलाइजिंग इज द इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री from all unnecessary controls and restrictions. That is relaxing rules and regulations which restrict to the growth of the private sector, and allowing the private sector to take part in economic activities that were earlier reserved for the government sector. So government sector में जो पहले private sector नहीं घुस सकता था, now the rules and regulations were liberalized और restrictions हटा दी गई private sector से, ताकि private sector भी government sector में घुस सके. So that competition बढ़ेगा तो आप ज़्यादा अच्छा perform करोगे. सो क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए? सबसे पहले तो लाइसेंसिंग को अबॉलिश किया गया. बहुत सारी चीज़ों में लाइसेंस लेना पड़ता था, वो सब लाइसेंसिंग अबॉलिश कर दिया. एक्सेप्ट फ्यू लाइसेंसिंग आर लेफ्ट. लाइक ड्रग लाइसेंस आपको लेना पड़ता है इफ़ यू आर डीलिंग इन ड्रग्स जो आपकी दवाइयों में पड़ते हैं. काफ़ी सारी ऐसे ड्रग्स होते हैं जो मेडिसिन में यूज़ होते हैं, तो आप ऐसे फ्रीली उनकी ट्रेडिंग नहीं कर सकते. इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन ड्रग्स देन यू हैव टू हैव अ ड्रग लाइसेंस, राइट. इसी तरह अल्कोहल की शॉप अगर खोलनी है तो यू नीड टू हैव अ लाइसेंस, ठीक है. सो अबॉलिशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट इन फ्यू. कुछ जगह छोड़ करके बाकी सब जगह से लाइसेंसिंग हटा दिया गया. सो नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. अगर आप एक्सपैंड करना चाहते हो तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस. फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ ऑपरेशंस. आप अपने स्केल ऑफ ऑपरेशन कितना आप हायर करना चाह रहे हो या लोअर करना चाह रहे हो. आप अपना स्केल ऑफ ऑपरेशन मीन्स योर प्रोडक्शन आप इंक्रीज करना चाह रहे हो या डिक्रीज करना चाह रहे हो. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड. So removal of restriction on movement of goods and services throughout the country and even outside the country. You can the movement of goods and services has become more easier. So freedom in fixing prices. You can fix the price of your product yourself. There is no interference from the government side. So reduction in tax rates and unnecessary controls. Tax rates में businessmen के लिए काफ़ी relaxation किया गया और unnecessary controls वहाँ से हटाए गए. Simplifying procedure for imports and exports. Exports और exports के procedures को simplify किया गया so that people can do imports and exports easily. मेकिंग इट ईजी टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल. और अपनी इकोनॉमी को ऐसा बनाया गया और अपने रूल्स रेगुलेशंस को पॉलिसीज़ को इतना लिबरल किया गया सो दैट यू कैन अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल ऑल्सो.
Next is privatization. Privatization is refers to greater role of private sector by reducing the role of public sector. पब्लिक सेक्टर का रोल इकोनॉमी में रिड्यूस करके यू आर इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर. डिसइन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने इन पब्लिक सेक्टर बाय सेलिंग सम एसेट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, देन लीज पर दे दिए गए पब्लिक एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर, देन ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट टू ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज टू द प्राइवेट सेक्टर. मैनेजमेंट वहाँ की पब्लिक सेक्टर की प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में दे दी गई. ठीक है. सो इन दीज वर द three ways through which government started disinvestment in the public sector and ownership या control जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया गया. So to achieve privatization in India, the government redefined the role of public sector. दोबारा से पब्लिक सेक्टर्स के रोल्स को रीडिफाइन किया गया कि किन किन जगह किन किन इंडस्ट्रीज में पब्लिक सेक्टर रहेगा. ठीक है. बाकी सब प्राइवेटाइज किया गया. सो अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ प्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर. देयर वाज अ प्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट. अचानक नहीं हुआ. देयर वाज अ डिसइन्वेस्टमेंट वाज planned in the public sector. So refer the loss making and sick units to the Board of Industrial and Financial Reconstruction, BIFR. हमने last year भी पढ़ा था. Board of Industrial and Financial Reconstruction जितने भी loss making या sick units या बीमार units जो public sector के थे उनको हम दोबारा से अलाइव करना चाह रहे हैं या उनको बंद करना चाह रहे हैं. देयर केस वर रेफर्ड टू द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, BIFR को रेफर कर दिया जाता था कि अब आप देखिए कि इनको कैसे अलाइव कर सकते हैं, कैसे उनको दोबारा से पटरी पर लाया जा सकता है, सो दैट इकोनॉमी में जो पब्लिक सेक्टर्स की वजह से जो लॉस हो रहा था that can be recovered. So these were the three major components of new economic policy 1991: liberalization, privatization and globalization. ठीक है. Then we have already done the dimensions. Now coming to the impact of government policy changes on business and industry. Business and industry पर क्या क्या impact हुए government policy के. ठीक है. इन इंक्रीज फर्स्ट इज इंक्रीजिंग कंपटीशन. इम्पैक्ट क्या क्या हुआ. कंपटीशन इंक्रीज हुआ है ना. कंपटीशन कैसे इंक्रीज हुआ. जब आपने ग्लोबलाइजेशन किया. ठीक है. आपने प्राइवेट कंपनीज को भी पब्लिक सेक्टर में आने दिया तो क्या हुआ. जब बहुत सारे MNCs आ गए कंट्री में तो क्या हुआ. कंपटीशन इंक्रीज हो गया. कंपटीशन इज बिकम ग्लोबल इन कैरेक्टर. हर जगह ग्लोबल इकोनॉमीज हैं तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ. कॉम्पिटिशन्स इंक्रीज हो गए. द कंपनीज आर कमिटेड टू प्रोवाइड गुड सर्विसेज, गुड प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स. कंपटीशन इज इंक्रीज इन सर्विस इंडस्ट्री. सर्विस इंडस्ट्री में टेलीकम्युनिकेशन में इतने सारे मोबाइल सर्विसेज हैं आज की डेट में. इंश्योरेंस, एयरलाइंस एंड बैंकिंग. So for example, LIC and SBI now aces the competition from private insurance companies. Next is more demanding customers. Earlier, more demanding customers means earlier the seller or the businessman, the seller basically, the producer, he was considered to be the king of the market. Sellers को king समझा जाता था मार्केट में. But now today customer is the king of the market. है ना. कस्टमर चाहे तो प्रोडक्ट को हिट कर दे, कस्टमर चाहे तो प्रोडक्ट को फ्लॉप कर दे. ठीक है. सो कस्टमर हैज बिकम द किंग ऑफ द मार्केट. पहले जो गुड्स प्रोड्यूस हुआ करते थे, दे यूज टू बी बाय कीपिंग द
प्रोड्यूसर इन माइंड। प्रोड्यूसर्स अपनी नीड्स को और अपने सहूलियत को, कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए गुड्स प्रोड्यूस करते थे। दे नेवर यूज टू कीप इन माइंड द डिमांड ऑफ द कस्टमर, कस्टमर क्या चाहता है। पर जैसे क्योंकि उनकी मोनोपोली थी, देयर वर ओनली 2-3 ब्रांड्स अवेलेबल इन द मार्केट। अगर आप पुराना याद करो तो आई रिमेम्बर ओनली 2-3 ब्रांड्स ऑफ सोप्स वर देयर जो मार्केट में थे। ठीक है, 1991 में के बाद जितनी तेज़ी से प्राइवेटाइजेशन हुआ और ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, तो जितनी एमएनसीज आई, कितने पहले जो ये जो शैम्पूस थे, सिर्फ हेलो और कुछ एक दो नाम मुझे याद है जो मार्केट में शायद मुझे बचपन का जो मुझे रिकॉल होता है कि यही 2-3 ब्रांड्स थे जो शैम्पूस के मिला करते थे। बट आफ्टर दैट जब एमएनसीज आना शुरू हुई तो आपके पास पैंटीन, आपके पास डव, आपके पास कितने सारे क्लिनिक प्लस एंड ऑल व्हाट नॉट, क्या 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 आपके पास ब्रांड्स आ गए। देयर इज अ होल रेंज ऑफ शैम्पूज और होल रेंज ऑफ सोप्स एंड होल रेंज ऑफ बॉडी वॉशेस। अब इतने सारे उसमें कैटेगराइजेशंस हो गए, अब इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए। तो ये सब क्या है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ओनली। जो बाहर की कंपनीज थी, दे हैव स्टार्टेड कमिंग टू द कंट्री और यहाँ आकर के सेल करना शुरू किया। तो आपकी जो आपके यहाँ के जो कंपनीज थी, जो प्रोड्यूसर्स थे, दे ऑल्सो केम इन टू कॉम्पिटिशन कि हाँ मेरे पास कॉम्पिटिशन है, तो अब मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है, कस्टमर की डिमांड आइडेंटिफाई करनी है, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना है। नाउ आई हैव टू प्रोड्यूस कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स। कस्टमर की नीड के हिसाब से मुझे प्रोडक्ट्स देने हैं और तभी मुझे उसे पता है कि मैं सर्वाइव कर पाऊंगा इन द कंपटीशन। अदरवाइज माय गुड्स विल नॉट बी परचेज्ड बाय द कस्टमर। अगर मैं अपनी चलाऊंगा तो कस्टमर मेरा गुड प्रोड्यूस नहीं करेगा। नाउ आई हैव टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर एंड देन अकॉर्डिंग टू द नीड्स आई हैव टू produce the products. So now market is more customer or buyer oriented. Earlier it was seller oriented. Now products are produced keeping in mind the demands of the customers. Increased competition facilitates the customer a variety of choice in goods and services with better quality. जितना competition होगा, अब companies उतना ज़्यादा strive करेंगी to provide better facilities to the कस्टमर। उसको बेटर प्रोडक्ट्स, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वो मेहनत करेंगी, उतना वो प्रोवाइड करेंगी फैसिलिटीज कंज्यूमर को। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो उनकी मोनोपोली रहेगी अगर मार्केट में, तो दे वुड बी द किंग ऑफ द मार्केट ऑब्वियसली। देन दे वोंट थिंक अबाउट द कस्टमर, क्योंकि उनको पता है कि उनका कोई कंपटीशन है ही नहीं मार्केट में। अगर कोई कंपटीशन नहीं होगा तो वो तो जैसा प्रोडक्ट चाहे वो वैसा सेल ऑफ कर सकती हैं। ठीक है, because they are not having any competition in the market. So with globalization the competition increased and customers are now more demanding. जो मार्केट हो गया वो कस्टमर ओरिएंटेड हो गया। So rapid changing technological environment. Third is rapid changing technological environment. ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की वजह से there was a rapid change in the technological environment. So now to adopt and implement the world-class technology, the investment in research and development department has to increase. अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में वर्ल्ड क्लास कंपटीशन पर आपको आना है। ठीक है, you have to compete not only with the companies of with the producers of not only existing in your country but also outside the country. अगर outside the countries के जो उनके products है अगर आपको compete करना है तो you have to have changes, bring changes in your technologies. जो वो technology adopt कर रहे हैं वो technology आपके पास भी होनी चाहिए, then only you can come in the competition. So there was a rapid technological advancement has changed or improved the production process, as a result of which maximum production is possible at minimum cost.
but it leads to tough challenges in front of small firms due to lack of financial resources. Obviously जो small scale industries थी या small firms थी जिनके पास ज़्यादा financial resources नहीं थे, उनके लिए ये threat था. But for the rest of the producers, rest of the companies, it was an opportunity. अगर आप change नहीं करोगे तो you will we will be obsoleted from the market. So for example, heavy investment in R&D, research and development. आपको heavy investment research और development में आपको करनी पड़ेगी so that you can bring about new technology जिससे आपका production maximum और minimum cost पर हो. ठीक है. So Ranbaxy Laboratory has been able to come out with many new products in the market. Why they were able to come out with many more products in the market? Because they had invested in their R&D department, research and development department. They have invested in it. If you are not investing in R&D department, you will not be able to come up with the new products in the market, and then you will be out of the competition. Then next is necessity for change. Necessity for change is prior to 1991, the business enterprises could follow stable policies for a longer period of time. But after 1991, the business enterprises have to modify their policies and operations from time to time. जो 1991 से पहले उनके पास कोई competition नहीं था, so they were having more stable policies. जो एक बार पॉलिसीज बन गई वो सालों साल पॉलिसीज चल रही हैं, फॉलो हो रही हैं. बट 1991 के बाद थिंग्स चेंज्ड बिकॉज सो मेनी कंपनीज केम इनटू इंडिया. अगर आपको उनके साथ कंपटीशन में रहना है तो आपको अपनी पॉलिसीज रिवाइज करनी पड़ेंगी, आपको अपनी प्लानिंग रिवाइज करनी पड़ेगी और आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे इन योर प्रोडक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम. After new industrial policy, the market forces, demand and supply, are changing at a very fast rate. Demand और supply change हो रहा है. So changes in the various components of business environment has made it necessary for the business firms to modify their policies and operations from time to time. So companies like Nokia, Samsung, LG, Videocon keep making changes in their products so that their products should face competitions globally. अगर आप changes नहीं लाओगे अपने products में तो आपके जो products हैं वो globally accept नहीं होंगे या competitions को face नहीं कर पाएंगे. ठीक है. The need for developing human resources. Before 1991, Indian enterprises were managed by inadequately trained personnel. New market conditions required people with higher competence, skills and training. अगर आपको efficiency लानी है या effectiveness लानी है in your production, in your organization, तो आपको trained personnel चाहिए. आपको आपका जो human resource है वो आपका trained होना चाहिए. So compensation levels for managerial and technical services have been raised sharply. That is why the salaries of managers and technical services have been increasing after that. So अगर क्योंकि आपको अगर skills चाहिए तो you have to rise the quality of human resource of the country. Then comes your market orientation. Market orientation is earlier firms were following selling concept, produce first and then go to the market, but now companies follow marketing concept. Marketing concept क्या है? Planning production on the basis of market research, need and want of customer. See, I told you earlier the market was seller oriented. Now the market is customer oriented. पहले selling concept को follow करती थी firms की पहले goods produce किए और फिर market में बेचे. ठीक है. अब क्या है, अब पहले आप मार्केट में रिसर्च करोगे, आप नीड और वांट कस्टमर की नीड क्या है उसको आइडेंटिफाई करोगे, कितना स्कोप है आपके प्रोडक्ट के लिए मार्केट में, उसकी एक उसकी मार्केटिंग के लिए एडवर्टीजमेंट करोगे. ठीक है. सेल्स सर्विसेज दोगे. तो यही उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट लाओगे in the market. So today the companies follow marketing concept rather than selling concept. Then reduction in budgetary support to private sector. Budgetary support given by the government to the public sector is reducing.
जो बजटरी सपोर्ट था पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट पहले दिया करती थी, नाउ दे आर रिड्यूसिंग, दे आर सेइंग कि पब्लिक सेक्टर को अपने दम पर सर्वाइव करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से सपोर्ट उसको कम मिलेगा. So thus the public sector has to survive and grow by utilizing their own resources efficiently, because there is plenty of resources available for public sector. पर फिर भी पब्लिक सेक्टर सरवाइव नहीं कर पाता. क्यों नहीं सरवाइव कर पाता? बिकॉज दे नो कि उनके पास जितने भी फंड्स की कमी पड़ेगी वो गवर्नमेंट पूरा कर देगी. सो दे नाउ गवर्नमेंट वांट्स कि पब्लिक सेक्टर खुद अपने से सरवाइव करें. सो दैट इज व्हाई दे हैव started disinvestment in the public sector. So these were the impact of new economic policies on the business environment. इसके बाद we will study about the demonetization also. ठीक है. So that's all for today. I hope the session was clear to you all. Please do a thorough reading of these given notes given to you yesterday. Okay. Goodbye.